एडिडास और प्यूमा जैसी मशहूर कंपनी से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, जिनकी नेटवर्थ 10 अरब डॉलर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन दोनों ब्रांड्स के मालिक हकीकत में भाई थे? जी हाँ, एडिडास और प्यूमा जैसी मशहूर कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट्स आज दुनिया के हर मुल्क में बेची जाती हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब ये प्रोडक्ट्स एक कमरे में बनाई जाती थीं। ये दोनों ब्रांड्स पहले तो एक ही थे, लेकिन बाद में जाकर इन दोनों भाइयों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ अपने रास्ते जुदा कर लिए, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन भी हो गए। ऐसा क्या था कि इन दोनों भाइयों की लड़ाई में पूरा शहर कूद पड़ा और लोग जब भी किसी से बात करते थे तो पहले ये देखते थे कि सामने वाले शख्स ने जूते कौन से पहन रखे हैं। मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। ये बात है जर्मनी के शहर हेर्ज़ोगेनारा में पैदा होने वाले दो भाइयों की, जिनका नाम एडोल्फ डेज़लर और रुडोल्फ डेज़लर था। इनका बाप क्रिस्टोफर एक कोबलर था जो कि जूते बनाता था। इनकी माँ पोलीन लॉन्ड्री का कारोबार करती थी। पोलीन लॉन्ड्री का काम अपने घर के पिछले हिस्से में करती थी। ये दोनों एक आम सी जिंदगी गुजार रहे थे। इन्हें क्या इल्म था कि इनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे ऐसा काम करेंगे जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। 6 मार्च सन 1898 में इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम रुडोल्फ डेज़लर रखा गया। तकरीबन 2 साल बाद 3 नवंबर सन 1900 में एक और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम एडोल्फ डेज़लर रखा गया। एडोल्फ अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। क्रिस्टोफर चाहता था कि एडोल्फ बेकिंग का काम करे, मगर एडोल्फ चाहता था कि वो अपने बाप का पेशा अपनाए और शू मेकिंग और रिपेयरिंग का काम करे। एडोल्फ यानी एडी ने ये काम शुरू किया और इसी में दिल लगाना शुरू किया। वो ये काम अपनी माँ की लॉन्ड्री की बैक साइड पर करता था। इन दिनों में रुडोल्फ यानी एडोल्फ का बड़ा भाई वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहा था। जंग से वापस आकर रुडोल्फ ने कुछ अरसा पुलिसमैन की नौकरी की और फिर इसे भी खैराबाद कहा। किस्मत को शायद यही मंजूर था। सन 1923 में रुडोल्फ ने अपने बड़े भाई एडोल्फ के साथ मिलकर कोबलर्स यानी शू रिपेयरिंग और शू मेकिंग का काम शुरू किया। अब ये पार्ट टाइम जॉब नहीं बल्कि एक मुकम्मल कारोबार बन चुका था जिसे उन्होंने गेब्रूडर डेज़लर का नाम दिया, यानी द डेज़लर ब्रदर्स स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री। वक्त गुजर रहा था और दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे थे। इनके दिन बदलने वाले थे और हेर्ज़ोगेनारा टाउन के इस छोटे से बिजनेस ने अब एक ग्लोबल ट्रेडमार्क बन जाना था। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे और सोचते रहते थे कि किस तरह वो एक बड़ा नाम बनेंगे। किस्मत तो इन पर तब मेहरबान हुई जब एक जर्मन ओलंपिक एथलीट जोसेफ वेट्जर की नज़र इन पर पड़ी। अब डेज़लर ब्रदर्स की जोसेफ के साथ अच्छी सलाम दुआ हो गई। जोसेफ ने डेज़लर ब्रदर्स को जर्मन एथलीट्स तक रसाई दे दी। सन 1928 के ओलंपिक्स में एक जर्मन एथलीट लीना रेडके ने 800 मीटर रेस में हिस्सा लिया। डेज़लर ब्रदर्स ने लीना से रिक्वेस्ट की कि इस रेस में वो डेज़लर ट्रैक शूज पहने। वो ये बात मान गई और उसने रेस में हिस्सा लिया। लीना 800 मीटर की ये रेस जीत चुकी थी और इसने इस रेस में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। लीना का बस गोल्ड मेडल जीतना ही था कि डेज़लर ब्रदर्स अब आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। इनका ख्वाब अब हकीकत में बदल रहा था और अब तकरीबन पूरा जर्मनी जानता था तो बस डेज़लर ब्रदर्स को। सन 1936 के ओलंपिक्स आ पहुंचे जिनको बर्लिन जर्मनी होस्ट कर रहा था। डेज़लर ब्रदर्स ने एक फेमस अमेरिकन ट्रैक स्टार जेसी ओवेंस को अप्रोच किया और उसे रिक्वेस्ट की कि वो स्प्रिंट और लॉन्ग जंप के दौरान डेज़लर ट्रैक शूज पहनकर कम्पीट करे। जेसी ओवेंस ने हामी भर ली और जूते पहनकर ओलंपिक्स खेला। इसने इन ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। ये एक ऐसा संग मील था जिसने इनके कारोबार का नक्शा बदल कर रख दिया। डेज़लर शू कंपनी, जिसे अब तक सिर्फ जर्मनी के लोग ही जानते थे, अब एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी थी। इस कंपनी की सेल्स दिन ब दिन बढ़ रही थी। हर साल 2 लाख से ज्यादा जूते बिकने लगे। यहाँ तक कि काफी बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी प्लेयर्स इनसे जूते खरीदते थे और अब इनके रेगुलर कस्टमर भी बन चुके थे। वो कहते हैं ना कि हर अरूज को ज़वाल है। किसे खबर थी कि आसमान की बुलंदियों को छूने वाला ये कारोबार कुछ ही अरसा बाद ज़मीं बोस हो जाएगा। सन 1939 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वॉर 2 के दिन बड़ी तेजी से करीब आ रहे थे। ये एक ऐसा बुरा ख्वाब था जो कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में जीते जी नहीं देखना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया। तमाम फैक्ट्रीज और कारोबार बंद होने लगे। वर्कर्स जो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, इनके लिए काम पर आना दुश्वार होता जा रहा था, क्योंकि सरकार हर उस शख्स को जो लड़ने के काबिल होता या जवान होता जंग पर बुला लेती।
जंग का आगाज होना ही था कि दोनों भाइयों में हालात भी कशीदा होने लगे। रडोल्फ की बहन मैरी ने कई बार रडोल्फ से इसके बच्चों को कंपनी में काम करने की सिफारिश की, मगर रडोल्फ न माना। रडोल्फ पावर सीकर था और वो चाहता था कि इनका कोई रिश्तेदार भी इस कंपनी में काम न करे। कुछ ही अरसा गुजरने के बाद मैरी के बेटे इस जंग में मारे गए। दोनों भाइयों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। बहन से खराब ताल्लुकात के बाद अब बात दोनों खानदानों तक आ पहुंची थी। दोनों की बीवियां आए दिन आपस में लड़ने लगी। अडोल्फ यानी एडी को सन 1940 में वर्ल्ड वार 2 में बुला लिया गया और कुछ ही अरसा गुजरने के बाद इसलिए छोड़ दिया कि डेजलर शू कंपनी में एडी का होना बहुत जरूरी है। सन 1943 में रडोल्फ को वर्ल्ड वार 2 में बुला लिया गया। अब एडी यहाँ फैक्ट्री के मामलात देख रहा था और उधर रडोल्फ महाज पर लड़ रहा था। रडोल्फ को ये बात तंग करने लगी कि वो यहाँ लड़ रहा है और उधर उसका भाई एडी अकेला पैसे कमा रहा है। सन 1945 को वर्ल्ड वार 2 के खत्म होते ही रडोल्फ को छोड़ दिया गया। ये वो वक्त था कि जब डीनाजिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था। अमेरिका और उसके एलाइज वर्ल्ड वार 2 में लड़ने वाले नाजी सोल्जर्स और दीगर सिविलियंस को भी पकड़ने लगे। रडोल्फ को सीक्रेट सर्विस के साथ सस्पिशियस एक्टिविटीज के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अपील की कि इसे सिर्फ शक की बिना पर पकड़ा गया है, मगर इसके भाई अडोल्फ ने इस बात की तस्दीक कर दी कि रडोल्फ इन तमाम सरगर्मियों में मुलव्विस था। सन 1946 में अडोल्फ को भी अरेस्ट कर लिया गया और डीनाजिफिकेशन पैनल के सामने पेश किया गया। पैनल ने अब अडोल्फ को भी जेल भेज दिया और फैक्ट्री की मैनेजमेंट से हटा दिया। रडोल्फ ने इस बात का फायदा उठाया और पैनल से कहा कि अडोल्फ फैक्ट्री में वेपन्स बनाता था और सप्लाई भी करता था। अगर वो बाहर होता तो इसे जरूर रोकता। कुछ ही अरसा गुजरने के बाद अडोल्फ ने अपील की और रिहा हो गया। वो फिर से फैक्ट्री का मालिक था और फैक्ट्री के तमाम इंतजामात देख रहा था। दोनों भाइयों में हालात शदीद खराब हो चुके थे, इतने खराब कि अब वो दोनों अपने रास्ते अलग करने वाले थे। सन 1948 में दोनों भाइयों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। कहा जाता है कि ये दोनों भाइयों में होने वाली आखिरी बातचीत थी, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो कहानी का आगाज था। जी हाँ, अब इस सफ़र का आगाज़ होना था जहां से दोनों भाइयों ने एडिडास और प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स बनाने थे। किसे खबर थी कि ये दोनों भाई एडिडास और प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स के मालिक बनेंगे। कंपनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अडोल्फ के हिस्से में डेजलर शू फैक्ट्री और 2/3 एम्प्लॉयज़ आए। रडोल्फ ने ओरक रिवर के साउथ की तरफ हिजरत की और वहां अपनी शू फैक्ट्री बनाई। अब मरहला आया अपनी अपनी कंपनीज के नाम रखने का। अडोल्फ डेजलर ने अपना फर्स्ट नेम एडी और अपने लास्ट नेम डेजलर के 3 लेटर्स से एडिडास नाम बनाया और अपनी कंपनी का नाम एडिडास रखा। रडोल्फ ने भी ऐसा ही किया। उसने भी अपने फर्स्ट नेम के पहले 2 लेटर्स और लास्ट नेम के 2 लेटर्स से नाम बनाया, जो कि रूडा था। बाद में जाकर उस नाम को प्यूमा कर दिया गया, क्योंकि रूडा सुनने और पढ़ने में एथलेटिक नहीं था। अब ये जंग अना की नहीं बल्कि कामयाबी और नाकामी की थी। दोनों भाई दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे थे। वर्ल्ड वार 2 से आने वाले सोल्जर्स भी इनके खरीदार थे। शहर के तकरीबन सब लोग या तो एडिडास या फिर प्यूमा फैक्ट्री में काम कर चुके थे। दोनों भाइयों से शुरू होने वाली ये जंग अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे से बात करने से पहले ये देखते थे कि सामने वाले शख्स ने जूते किस ब्रांड के पहने हैं। हेर्ज़ोगनारा को अब द टाउन ऑफ बेंट नेक्स कहा जाने लगा। इस दुश्मनी की वजह से अब कारोबार यहाँ तक कि शहर का कल्चर भी अफेक्ट होने लगा था। बिजनेस सेग्रीगेशन और ब्रांड कॉन्शियसनेस इस हद तक बढ़ गई थी कि शहर में ब्रांड्स थे तो बस 2, एक प्यूमा और दूसरा एडिडास। यहाँ तक कि कंपनी लाइन पर मुलाकात या शादी करने की भी इजाज़त नहीं थी। दोस्तों, ये थी इन दोनों भाइयों की कहानी जिन्होंने एक छोटे से कमरे से आगाज़ किया और दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स बने। इनके दरमियान होने वाली राइवलरी तकरीबन 70 साल तक जारी रही। सन 2009 में एडिडास और प्यूमा के दरमियान एक फ्रेंडली मैच हुआ, जिसका मतलब ये पैगाम देना था कि शहर में मौजूद नफरत अब ख़त्म हो चुकी है। ये बात सुनकर आप हैरान होंगे कि दोनों भाइयों की कब्रें इनके आबाई शहर में एक ही कब्रिस्तान में बनाई गई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि एक भाई की कब्र ग्रेवयार्ड के एक कोने में है,
जबकि दूसरे भाई की कब्र ग्रेवयार्ड के दूसरे कोने में बनाई गई। सन 1974 में वफात पाने वाले रुडोल्फ डेजलर और सन 1978 में वफात पाने वाले अडोल्फ डेजलर अपना कारोबार अपने बेटों को देख कर गए थे। कहा जाता है कि सन 1974 में रुडोल्फ डेजलर की वफात से 6 माह कबल दोनों भाइयों ने एक जगह मुलाकात की। इनके ड्राइवर्स का कहना है कि वो इन दोनों को न्यूरमबर्ग में एक सीक्रेट मीटिंग प्लेस पर लेकर गए थे, जहां तकरीबन आधे दिन तक बातचीत होती रही। दोस्तों, एडिडास, प्यूमा और नाइकी का शुमार दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में होता है। सन 2022 में होने वाले कतर वर्ल्ड कप में 311 प्लेयर्स ने एडिडास शूज पहन रखे थे, जबकि 441 प्लेयर्स ने नाइकी पहने थे। लायोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना एडिडास पहनती है, जबकि फ्रांस स्पोर्ट्स नाइकी पहनती है। मैनचेस्टर सिटी और बोरुसिया डॉर्टमंड जैसे क्लब्स प्यूमा पहनते हैं, जिनमें आइसलैंड, इजिप्ट, घना और इटली जैसी नेशनल टीम्स शामिल हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, इजिप्ट के मोहम्मद सलाह, इंग्लैंड के डेविड बेकम और फ्रांस के करीम बेंजिमा एडिडास के स्पोर्ट्स वियर ही पहनते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई शानदार वीडियो में।